ए जो है वो बी को आकर्षित कर रहा है, आजा मेरे सजन, और बी जो है वो सी को आकर्षित कर रहा है। अरे वाह, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, वाह। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? समझ रहे हो आप? मन की गहराइयों में से पूजा और शीतल को निकालकर सवाल को समाओ थोड़ा। कूलोम, ऐसे माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त होंगे। जेठालाल बोलता है ना, जबरदस्त, वैसे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन। कहाँ से छोड़ा था अपन ने? ठीक है, अपना लास्ट टॉपिक जो था वो तो कंप्लीट हो गया था बच्चों। उसके बाद का अगला टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है वैद्युत आवेश का मात्रक। बताया था मैंने आपको वैद्युत आवेश क्या होता है, याद है किसी को? जिसको भी याद है कमेंट में उसके कीवर्ड्स, उसकी डेफिनेशन के कीवर्ड्स जरूर लिखिएगा कि आखिर वो होता क्या है। एक तरीके का डैश होता है, डैश भरिए, डैश को कमेंट में भरिएगा कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का डैश होता है। अब डैश की जगह क्या आएगा, कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, तो आज का टॉपिक है बच्चों वैद्युत आवेश का मात्रक। क्या होता है वैद्युत आवेश का मात्रक? ठीक है, देखते हैं। तो वैद्युत आवेश का मात्रक जो होता है बच्चों वो होता है एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, याद रखना बच्चों, जो वैद्युत आवेश है जिसको अपन क्यू से प्रेजेंट करते हैं, आवेश को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। बच्चों चाहे छोटा क्यू हो चाहे बड़ा क्यू हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप समझो कि छोटे क्यू से ही प्रेजेंट करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं। क्यू से करते हैं वो, चाहे छोटा क्यू हो चाहे बड़ा क्यू हो, लेकिन अंग्रेजी वाला क्यू, हिंदी वाला क्यों नहीं? ठीक, तो क्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बात आती है इसके मात्रक की, मात्रक को बोलते हैं यूनिट। जैसे लास्ट में अपन चीज लगाते हैं ना, जैसे कि अपन वेग जब लिखते हैं तो बताते हैं 2 मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड क्या है बच्चों? उसका मात्रक। ठीक है, वैसे ही वैद्युत आवेश का जो मात्रक होता है बच्चों वो होता है एमकेएस पद्धति में। एमकेएस पद्धति मतलब एक बड़ी पद्धति, जिसमें एम का मतलब होता है बच्चों मीटर, किलोग्राम, सेकंड, हायर पद्धति होती है। इस सिस्टम के अंदर इसको, इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलॉम। क्या बोलते हैं इसको? कूलॉम। अंग्रेजी में अगर लिखा जाए तो इसकी स्पेलिंग होती है बच्चों ये COULOMB। ये देखो नीचे भी लिखा है COULOMB, कूलॉम। ठीक है, ठीक है। फिर और ये जो कुलॉम है, चूंकि ये सी से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है? सी से, इसलिए इसका प्रतीक जो है वो सी, बड़ा सारा कूलोम, ऐसे कूलोम, ऐसे बड़ा सारा कुलॉम ना लिखकर केवल क्या लिख देते हैं बच्चों? सी, बड़ा सी। याद रखना बच्चों, बड़ा सी लिखते हैं। ऐसा ही पद्धति में एक कुलॉम जो होता है, एक कुलॉम बराबर होता है 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड के। एक कुलॉम बराबर है 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड के। अब कुछ बच्चों को डाउट आएगा कि सर ये चीज कहाँ से आई, ये अजीब सी चीज, क्योंकि ये तो चीज हमने पहले कहीं पे देखी ही नहीं, कहाँ से अचानक से कहाँ से इजाद हो गई है? तो बच्चों ये आई है आपने 10वीं कक्षा में, 10वीं कक्षा की जो साइंस थी, ठीक है, उसमें आपने फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट का, विद्युत धारा का। विद्युत धारा जो होता है उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं, वो बराबर होता था Q बटे टी के। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। ये 10वीं की विज्ञान में बताया जाता है, नहीं भी पता, नहीं भी पढ़ा होगा तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, विद्युत धारा क्या होता है? आवेश के प्रवाह की दर, और इसका सूत्र क्या होता है? विद्युत धारा, आई फॉर आइसक्रीम नहीं, आई फॉर यहाँ पर है विद्युत धारा, बराबर होता है आवेश Q बटे में समय। अब यहां से बच्चों अगर आप टी को इधर लेके जाओगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वज्र गुणनफल करके, तो आई इंटू टी बराबर क्या हो जाएगा? क्यू के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सर, अगर ऐसा हो गया तो Q बराबर आ गया I इंटू टी के। अब यहां से बच्चों जब आप मात्रक निकालोगे तो ठीक यही चीज आ जाएगी। कैसे सर? देखो Q का मात्रक क्या बताया मैंने? कुलाम। तो एक कुलाम यानी कि Q का मात्रक बराबर है आई इंटू टी के। आई है विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। याद रखना बच्चों, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, 10वीं में पढ़ा था, वापिस से बता रहा हूं। ठीक है, ये एम्पियर जो है किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक है। इंटू टी, टी था समय, समय को किसमें नापते हैं? सेकंड। तो ये जो चीज आई है ये 10वीं के एक पढ़े हुए फॉर्मूले से आई है, जो कि अभी मैंने आपको बताया, यहां से ये चीज आई। ठीक है, ये अपन आगे जाके चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वो पूरा का पूरा चैप्टर विद्युत धारा पर ही है। ठीक है, उसी में इसके रिश्ते नाते सब डिस्कस करेंगे विद्युत धारा। ठीक है, तो एक कुलाम बराबर होता है 1 एम्पियर गुणा 1 सेकंड के, और यहां से आया है, छोटा सा एक फॉर्मूला होता है, 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बच्चों यहाँ पे आवेश की विमा। अब मात्रक से ही विमा निकाल ली जाती है बच्चों। कैसे? कि सर
मात्रक क्या आ गया इसका, एम्पियर इंटू सेकेंड, यहीं से इसकी विमा निकाली जाएगी। एम्पियर जो मात्रक है उसकी जो मूल विमा लिखते हैं वो ए से लिखते हैं, और समय जो होती है उसको विमा में कैसे लिखते हैं, टी से, इसलिए एम्पियर गुणा सेकेंड, इसलिए ए इंटू टी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 11वीं कक्षा में विमा जो होती है वो एम एल टी करके लिखते थे, ये देखो एम एल टी करके ऐसे कुछ लिखते थे। अब चूंकि यहाँ पे एम यानी कि द्रव्यमान का कोई रोल नहीं है, लेंथ लंबाई का कोई रोल नहीं है, इसलिए उनकी घात तो क्या कर दी मैंने, शून्य, जीरो, एम की घात जीरो, एल की घात जीरो। लेकिन ए और टी है तो टी और ए की घात में एक एक कर दिया। देखो यहाँ पे सेकंड का स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर होता तो यहाँ पे दो होता, पर स्क्वायर नहीं है, खाली सिंगल एक सेकंड ही है, इसलिए यहाँ पे ए की घात वन आई है और टी की घात भी वन है। पिक्चर क्लियर है? हाँ जी सर, पिक्चर क्लियर। आगे बढ़ते, सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक स्टेट कूलाम होता है। सीजीएस आपने पढ़ा था, तीन प्रकार की पद्धति होती है, 11वीं कक्षा के फिजिक्स के शुरुआत में ही पढ़ाया जाता है। तीन प्रकार की पद्धतियां होती है मात्रकों की, एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, और तीसरी कौन बताएगा? तीसरी बताओ, कमेंट में लिखो। तीसरी जो पद्धति होती है उसका नाम होता है एफपीएस पद्धति, फुट पाउंड और सेकंड वाली। ठीक है, खैर वो नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, क्योंकि ज्यादा जो चर्चाएं होती है, ज्यादा जो टोड़ा होता है, टोरा वो किन दोनों का होता है, एमकेएस और सीजीएस का होता है, उसका टोरा इतना नहीं है। ठीक है, टोरा समझते हो? ठीक है, सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक स्टैट कूलाम होता है। अंग्रेजी में बोले तो स्टैट, और कूलाम को किससे प्रतीक, कूलाम का प्रतीक क्या होता है, सी, कूलाम का प्रतीक क्या है, सी, इसलिए स्टैट कूलाम। अथवा स्टैट कूलाम नहीं बोलना सर, मेरे को ये नाम ही अच्छा नहीं कर रहा, भगाओ इसको, डैश करो इसकी। ठीक है, तो स्टैट कूलाम अगर नाम पसंद नहीं आ रहा तो आप इसको ESU भी बोल सकते हो, स्थिर वैद्युत इकाई, ESU। अंग्रेजी में बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर वैद्युत इकाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU भी बोल सकते, या फिर आप इसको फ्रैंकलिन भी बोल सकते हो। ठीक है, एक ही शब्द के चार चार मतलब, ठीक है, देखिए बस वही है, अनदर नेम से ही है। ठीक है, ऐसा नहीं बोलना तो ऐसा बोल लो, ऐसा नहीं बोलना तो ऐसा बोल लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक एब कूलाम होता है, एब करता है ना आवेश ज्यादा, इसलिए इसका एक मात्रक एब कूलाम भी होता है। और किस रेफरेंस में इसका मात्रक एब कूलाम होता है, विद्युत चुंबकीय मात्रक, विद्युत चुंबकीय होने की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट की अगर बात करें अपन, तो वो इसमें क्या होती है, इसकी एब कूलाम। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या चीज होती है, एब गुलाम। ठीक है, एब को अंग्रेजी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए और ब, तो ये रहा ए, ये रहा ब से तो बी से, तो एब गुलाम। सी फॉर यहाँ पर क्या है बच्चों, गुलाम। ये एबीसी नहीं है, ये कोई एबीसी नहीं है, साउंड लाइक एबीसी, एबीसी नहीं है, ये एबीसी, ये है एब, और सी का मतलब है यहाँ पे गुलाम। एब को एब ना लिखकर ए भी लिख सकते हो। ठीक है, देख लो क्या क्या चीज है, एब को ए बी पूरा ना लिख करके केवल ए भी लिख सकते हो। बोलो सुन, हाँ कितना छोटा हो गया ना, एक अक्षर कम हो गया। अब क्या करें बच्चों, है तरीके, आपकी किताबों में दे रखे हैं इसमें। तो एब गुलाम को ऐसे भी लिख सकते हो, अब ए सी केवल। ठीक है, ये रहा एब, और ये लिखा है कुलाम्ब, दिख नहीं रहा हो तो मैं बता दे रहा हूँ, ये क्या लिखा है, कुलाम्ब। ठीक है, कुलोम बोलते हैं वैसे, कैसे भी बोल लो, तो एब गुलाम से दर्शाया जाता है। एक कुलाम जो होता है, मैंने आपको बताया था ना, एक यूनिट होती है ESU, ये रही स्थिर वैद्युत इकाई, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो एक कुलाम में कितने ESU होते हैं के साथ, 3 गुणा 10 की घात 9 ESU होते हैं। बच्चों ये किसके करीब है, कोई बताएगा? प्रकाश की चाल पता है, प्रकाश की चाल का मान पता है किसी को? प्रकाश की जो चाल होती है उसका मान क्या होता है? प्रकाश की चाल को छोटे c से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसका मान क्या होता है पता है किसी को? जिसको पता है ना वो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, 3 गुणा 10 की घात डैश मीटर पर सेकेंड, तो वो डैश की जगह क्या आएगा ये बताना। 9 तो नहीं आएगा क्योंकि 9 तो यहीं लिख रहा है। ठीक, तो एक कुलाम बराबर होता है 3 गुणा 10 की घात 9 ESU के बराबर होता है, या फिर एक कुलाम ABC यानी कि एब गुलाम में देखा जाए तो 1/10 एब गुलाम। ठीक है, फालतू की चीज है, ज्यादा काम में नहीं पूछी जाती, बोर्ड में पूछी नहीं जाती है। ठीक है, बोर्ड में जो पूछा जाता है कई बार वो ये पूछा जरूर जाता है, ये ESU और ये एब और ये फेब ये नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है बच्चों फेराडे। माइकल फेराडे के नाम पर इनका इस यूनिट का नाम रखा गया। और एक फेराडे होता है वो लगभग 96,500 गुलाम के बराबर होता है। असल में तो ये होता है 487, लेकिन आप देख रहे हो 87 में अगर 13 जोड़ देंगे तो 500 हो जाएगा। ठीक है, तो 96,500 गुलाम के बराबर।
अब आप आज मैं आपके लिए एक सवाल भी लाया हूँ, चलिए तो सवाल शुरू करते हैं। ठीक है, मात्रक थे बेसिकली ये फालतू के। ठीक है, याद रखना जो मेन चीज है याद रखने की, अभी तक जो भी पढ़ा है उसमें वो खाली यही है, कुलाम की जो आवेश का मात्रक होता है वो कुलाम होता है। ज्यादा से ज्यादा आप सीजीएस पद्धति में जो है स्टेट कुलाम या ईएसयू याद रख सकते हैं। और ये भी याद रखना कि 1 फैराडे में 96,500, बस 3 चीज याद रख लेना काफी है, इससे ज्यादा नहीं पूछा है। ठीक है, लेकिन कंटेंट है इसलिए दे रखा है, इसलिए बता दिया आपको। ठीक, अब मैं आपको क्या कराऊंगा, ये सवाल करते आ जाओ। तो सवाल पढ़ो पहले तो आप अपने मन ही मन में, मन की गहराइयों में से पूजा और शीतल को निकालकर सवाल को समाओ थोड़ा। यदि ए बी को आकर्षित करता है और बी सी को आकर्षित करता है, हा क्या सवाल दे रखा है। ए जो है वो बी को आकर्षित कर रहा है, आजा मेरे सजन, और बी जो है वो सी को आकर्षित कर रहा है। अरे वाह, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, वाह ये तो टाइमिंग बैठी। चलो आगे बढ़ते हैं। ए बी को आकर्षित करता है और बी सी को आकर्षित करता है, तो सी की प्रकृति क्या होगी, सी कैसा होगा, कि सी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या पंकज उदास हो रखा होगा इसका, यानी कि उदासीन होगा, या साला तीनों ही होगा। बताइए क्या हो सकता है। वो वीडियो को पॉज करिए और दिमाग लगाइए, फिराइए इसको, हलाइए इसको, इसकी स्नायु जगाइए। इसमें बहुत ताकत है लेकिन तुम काम नहीं लेते, इसलिए इसकी रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाती है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, समझ रहे हो आप, जंग लग जाती है। क्या आगे बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं बच्चों, आइए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा और अपना एक ऑप्शन चुन लिया होगा। ठीक है, आप अपने अपना एक ऑप्शन चुन लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो देखते आइए क्या होता है इसका आंसर। यदि ए बी को आकर्षित करता है और बी सी को आकर्षित कर रहा है, बच्चों ये दे रखा है कि आकर्षित कर रहा है। अब आकर्षण जो होता है वो एक ही केस में हो सकता है, कौन बताएगा, समान प्रकृति के केस में आकर्षण होता है या विपरीत प्रकृति के केस में, बताओ। सेम जेंडर आकर्षित करते हैं या अपोजिट जेंडर आपस में आकर्षण करते हैं। सर ये तो सबको पता है, विश्व प्रख्यात है। ठीक है, मन तुरंत बहल जाता है देखकर अपोजिट जेंडर को। ठीक है, तो अपोजिट जेंडर आपस में आकर्षित करते हैं, यानी कि ए और बी यदि आकर्षित कर रहे हैं, ए बी को आकर्षित कर रहा है, तो हो ना हो ये दोनों अपोजिट जेंडर के रहे होंगे। बोलो आना बोलो। तो मान लेते हैं, मैं क्या करता हूं बच्चों, मान लेता हूं। नहीं यार, मैं थोड़ा ना मान, ऐसे थोड़ा ना लिखते, गलत बात, अच्छी तरह लिखेंगे, सभ्य तरीके से पढ़ो यार। माना की जब्बा का लिखत है, माना की क्या मानते हैं, माना कि हमने ए को क्या मान लिया, बताओ क्या मान रहे हो, पॉजिटिव मान रहे हो नेगेटिव मान रहे हो, कुछ भी मान लो, माना कि ए पॉजिटिव है, तो हमने मान लिया कि ए पॉजिटिव है, तो बी क्या क्या हो सकता है। अब चूंकि आकर्षित कर रहे हैं तो बी को क्या होना पड़ेगा, तो बी कैसा होगा, तो बी नेगेटिव होगा। हाँ ना बोलो, क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, बताओ। क्योंकि दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, आकर्षण कर रहे हैं। ए को अगर पॉजिटिव माना है तो बी को नेगेटिव होना ही होगा, क्यों नहीं तो फिर आकर्षण नहीं हो पाएगा ना यार, समझता नहीं है, रात को आ जाता है रात को। इसलिए ए और बी आकर्षित कर रहे हैं, इसलिए ए पॉजिटिव माना है तो बी को नेगेटिव होना पड़ेगा। और ये बोल रहा है कि बी सी को आकर्षित कर रहा है, तो बी अगर नेगेटिव हो गया, बी अगर नेगेटिव हो गया तो सी बी को आकर्षित करे, सी बी को आकर्षित करे तो सी को फिर क्या होना पड़ेगा, सी को फिर पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि बी कैसा है, ये नहीं आया दोबारा से। ए को माना पॉजिटिव, ए बी को आकर्षित करता है, इसलिए बी पक्के से क्या होगा, नेगेटिव। ये माना हुआ केस चल रहा है सारा। अब चूंकि बी नेगेटिव है और बी जो है वो सी को आकर्षित करता है, इसलिए सी को इसका अपोजिट जेंडर होना पड़ेगा, इसलिए सी कैसा हो गया, पॉजिटिव। आना बोल भैया। अच्छा, लेकिन अपन ने तो क्या माना था, ए को पॉजिटिव। जरूरी थोड़ा ए पॉजिटिव हो, दे थोड़ा रखा है कहीं कि ए पॉजिटिव, नहीं दे रखा ना। तो अब की बार क्या मान लेते हैं, तो ए जो है वो नेगेटिव भी तो हो सकता है ना मेरे लल्ला, आना बोल भैया।
अरे लाला, ए नेगेटिव भी तो हो सकता है, अपन ने पॉजिटिव तो माना था ना, तो हो तो नेगेटिव भी सकता है, दे थोड़ा ना रखा है ए पॉजिटिव है नेगेटिव, ठीक है, तो माना कि ए नेगेटिव है, तब बी क्या होगा, तो उस केस में बी कैसा हो जाएगा, उस केस में बी पॉजिटिव होना पड़ेगा, होगा। ए जब पॉजिटिव माना था तो बी नेगेटिव हुआ था, इसलिए फिर सी पॉजिटिव हो गया था। ए जब नेगेटिव माना तो बी पॉजिटिव हुआ, तो अब की बार सी को कैसा होना पड़ेगा, नेगेटिव, क्योंकि बी कैसा है, पॉजिटिव। इस सी को बी के अपोजिट होना ही पड़ेगा, नहीं तो ये दोनों आपस में आकर्षण। क्या तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अरे बोल यार। तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बात आती है कि क्या उदासीन हो सकता है क्या, ये सोच के बताओ मेरे को कि क्या उदासीन हो सकता है क्या। तो इसका जवाब है बच्चों हाँ। सर वो कैसे, आप तो बोलते हो हमेशा अपोजिट जेंडर ही आपस में आकर्षण करते हैं। हाँ, ये जेंडर की बात अलग है, जेंडर में तो ऐसा होता है, लेकिन चार्जेस में क्या होता है बच्चों, चार्जेस में क्या होता है, एक जो चार्ज जो बॉडी है वो न्यूट्रल वाले को, एक आवेशित वस्तु एक अनावेशित या उदासीन वस्तु को भी आकर्षित कर सकती है। सर ऐसा होता है क्या? हाँ बच्चों ऐसा होता है। सर कोई एग्जाम्पल देके बता दो बस आप। बच्चों याद करो, जब आप छोटे थे, बालक थे, तीसरी चौथी कक्षा में थे, तो आप एक चीज करते थे। यहाँ पर है क्या वो चीज मेरे पास? हाँ है तो सही। आप स्केल लेते थे और अपने माथे पर उसकी घिसाई करके कागज के टुकड़ों को पास लेके जाते थे, वो कागज के टुकड़े छट से इसके पास चिपक जाते थे। तो वो चीज क्या थी? वो यही तो थी, वो यही तो थी। उसमें चार्जेस की वजह से ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता था, स्थिर वैद्युत उसमें बल लगता था, जिसकी वजह से वो कागज के टुकड़े फट से इस स्केल के साथ आके चिपक। अपन ने जब इसकी घिसाई करी तो ये स्केल आवेशित हो जाती थी, लेकिन वो कागज का टुकड़ा कैसा था, उसकी कहीं घिसाई थोड़ा ना करके लाए, वो तो उदासीन थे, वो तो पड़े थे अपने मस्त आराम से, पड़े पड़े आराम से। तो वो कागज के टुकड़े थे, वो तो उदासीन थे, तो वो उदासीन वस्तु इस चार्ज ऑब्जेक्ट, इस आवेशित वस्तु स्केल के पास आके चिपक गई। इसका मतलब यह है कि आवेशित वस्तु उन कागज के टुकड़े अनावेशित वस्तु या उदासीन वस्तु को भी आकर्षित कर सकती है। क्या समझ रहे हो बात को? इसलिए बच्चों एक आवेशित वस्तु, यहाँ पे लिख लेना आप, नोट डाल के चाहो तो, कि एक आवेशित वस्तु लिख लो। एक आवेशित वस्तु, एक आवेशित वस्तु, एक आवेशित वस्तु कौमा अनावेशित या उदासीन, अनावेशित या उदासीन वस्तु को भी आकर्षित कर सकती है। एग्जाम्पल में चाहो तो फिर आप वो लिख लेना, स्केल को घिसाई करके उदासीन कागज के टुकड़ों को अपन आकर्षित करते हैं। इसलिए बच्चों जरूरी नहीं है कि बी पॉजिटिव है तो सी उसका अपोजिट जेंडर ही हो, नेगेटिव ही हो सकता है ये उदासीन भी रहा हो, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया एक आवेशित वस्तु उदासीन को भी आकर्षित कर सकती है, जैसा कि क्या पिक्चर क्लियर है? क्या पिक्चर क्लियर है? हाँ ना बोल भैया, बोलना पड़ेगा तेरे को। इसलिए बच्चों जरूरी नहीं है कि वो अपोजिट जेंडर ही, उदासीन को भी वो क्या कर सकती है, आकर्षित। मैंने आपको अभी अभी एग्जांपल दिया, आप झुटला नहीं सकते मेरे को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों कि सी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है या उदासीन, और दूसरा केस जब अपन ने लिया था ए नेगेटिव, तो सी नेगेटिव भी हो सकता था, यानी कि सी भैया कुछ भी हो सकता है साला, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है। इसलिए इसका आंसर क्या आ गया बच्चों? तीनों, तीनों बुड़बक इसके आंसर हो गए हैं, समझते हो? इसलिए ये इसका आंसर हो। बताओ कैसा लगा सवाल? ठीक है, बढ़िया सवाल था, बढ़िया सब मिला था, इसलिए करा दिया आपको, ठीक है। तो ये था आज का कंटेंट। आगे इसके बाद अपन कल से जो है शायद चालक तथा विद्युत रोधी पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए।